हेलो गाइज, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है आज का पहला पुर्तगीज लीग का मैच, जो कि होने जा रहा है विटोरिया डे गुइमारेस और बेलिनेंसेस के बीच में। इन दोनों ही टीमों के मैचेस हम पहले कवर कर चुके हैं। दोनों बहुत ही अलग किस्म के, अलग स्टाइल के टीम्स हैं, जो कि हमने पिछले मैच में खेलने के बाद हमें पता चला है। इससे पहले कि इस मैच की एनालिसिस स्टार्ट करें, एक बार जान लेते हैं कल वाला मैच हमारा कैसा गया। बहुत ही बेहतरीन गया था कल वाला मैच। मतलब इवन स्मॉल लीग की टीम भी मेरी मिली जीएल जीत गई थी, ऐसा था। और वो भी बहुत बड़े बड़े डिफरेंस से। हमने कहा था दोनों विंग्स काफ़ी यूज़फुल रहते हैं। तो वहाँ से हमने देखा हिल्डोबेर्टो जोसे ने वहाँ पे गोल दागा। टीटो सेंटना, कार्लोस जूनियर सारे ही हमारे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स थे। उसके बाद डिफेंडर्स में से मैंने आर्थर जॉर्ज के बारे में कहा था। मैंने अपनी जो टीम दिखाया था वीडियो में, वहाँ पर भी मैंने आर्थर जॉर्ज को लिया था, आपने देखा होगा अगर वो। और जैसा मैंने कहा था कि जैसा एक्सपेक्टेशंस है कि सेटूबाल को सभी टीम में सभी लोग अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि डिफेंस काफ़ी ख़राब है सेंटा क्लारा की तरफ से। तो आपने वो भी देखा। और मिडफील्ड में भी जिन जिन प्लेयर्स के बारे में हमने ज़्यादा बातें करी थी वो भी इम्पोर्टेंट रहे थे। तो चीज़ें सही रही थी। हालांकि हाल प्ले में मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम इसलिए हुआ था क्योंकि गोल ज़्यादा हो गए थे। मैंने इतना ज़्यादा गोल एक्सपेक्ट नहीं किया था। टोटल 4 गोल हुए थे। मुझे लगा था हार्डली 2 ही गोल होंगे दोनों टीम्स के मिलाकर। तो यही एक चीज़ थोड़ा सा अगेंस्ट रह गया था। तो जिन्होंने ज़्यादा फॉरवर्ड्स रखे थे, खास करके कार्लोस जूनियर को जिन्होंने रखा था, उन्होंने अच्छा काम किया था हाल प्ले में और आगे रह गए थे। बाकी सारी चीज़ें सही गई थी। तो स्टार्ट करते हैं इस मैच की एनालिसिस। स्टाडियो नेशनल में ये मैच होने जा रहा है, जो कि गुइमारेस का होम ग्राउंड है। अगर आप लीग पोजीशन की बात करेंगे तो गुइमारेस है 6ठे स्थान पर, बेलिडेंसेस है 13th पोजीशन पर। गुइमारेस आखिरी मैच में स्पोर्टिंग सीपी के अगेंस्ट में ड्रॉ करके आ रहे हैं। और बेलिडेंसेस ने आखिरी मैच में आवेस को हराया था, जो कि 17th प्लेस की टीम रही है। अभी मैं आपको थोड़ा सा याद दिला दूं कि दोनों टीम के बारे में हमने क्या क्या चीज़ें बातें करी थी आखिरी मैच वीडियोस में। गुइमारेस जनरली डिस्ट्रक्टिव फुटबॉल खेलती है। डिस्ट्रक्टिव फुटबॉल क्या है, आई होप आपने कल जो सेंटा क्लारा का मैच का वीडियो था वहां पर भी सुना होगा ये वर्ड। मतलब ज़्यादा वो डिफेंस पे या फिर पास वगैरह करने में ज़्यादा विश्वास नहीं रखते हैं। जनरली डायरेक्ट फुटबॉल खेलते हैं, पासिंग कम करते हैं। एक दो ही प्लेयर आपको मिलेंगे जो कि पास करते हैं, नहीं तो पासिंग वगैरह इनकी काफ़ी कम होती है। डिफेंसिव माइंड जो मिडफील्डर है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और विंग प्ले करते हैं ये। और बेनिडेंसेस की बात करी जाए, 13th पोजीशन की टीम है, तो आप समझ सकते हैं कि इनके पास काफ़ी वीकनेसेस हैं। स्ट्राइकर्स की कमी और पॉजिटिव स्ट्राइकर्स की कमी इनके लिए सबसे बड़ी जो है वीकनेस है। बाकी अगर हम डिफेंसिवली और मिडफील्डर की क्वालिटी की बात करें तो ठीक ठाक टीम है। ठीक है, डिफेंसिवली जैसे कि हम हर टीमों में देख रहे हैं, ये भी उतनी ही सही टीम ही है। लेकिन अटैकिंग माइंड में या अटैकिंग फायर पावर की अगर बात कर लीजिए तो यहाँ पर ये थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं। विटोरिया की तरफ से आमोआ जो पिछले मैच में खेले थे, ये आज के मैच में नहीं खेलेंगे। पिछले मैच में दोनों येलो कार्ड इनको पड़े थे। आंद्रे आंद्रे अभी भी डाउटफुल हैं। अगर अगर खेलते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकते हैं। बेनिडेंसेस की तरफ से फ्रांसिस्को वरेला डाउटफुल है। ये सब कोई है। आखिरी जो हेड टू हेड मैच हुआ था, इवन मैं आखिरी 2 हेड टू हेड मैचेस की बात करूँ ना, तो एक तो आप यहाँ पे देख रहे हैं 5-0 का स्कोर लाइन था, जहाँ पे विटोरिया ने अपने घर पे हराया था बेनिडेंसेस को। और उससे भी पहले वाला जो मैच था वहां पर भी विटोरिया ने हराया था बेनिडेंसेस को, और वहां पर भी 5 गोल ही दिया था। ठीक है, मतलब आखिरी 2 मैच में तो बेनिडेंसेस के खाते में कुछ आया नहीं है विटोरिया के इस मैच में। तो क्या हुआ था इस मैच में अगर हम देखें, डिस्ट्रक्टिव फुटबॉल जैसे मैं बात कर रहा था। डिफेंसिव मिडफील्डर खेल रहे थे आगू यहाँ पे, जिन्होंने कमाल का फुटबॉल खेला। मैं आगे भी जब स्टैटिस्टिक्स आपको दिखाऊंगा तो आपको समझ आएगा कि 5 गोल तो हुए हैं, लेकिन डिफेंसिव मिडफील्डर का कितना बड़ा रोल रहा है। बाकी गोल करने में यहाँ पर टेक्सेरा और एडवर्ड्स जो कि विंग पे खेलते हैं, दोनों ही विंगर्स का काफ़ी बड़ा रोल था। और फुल बैक्स का भी बेंच से आके बोनाटेरी ने भी एक गोल कर दिया था। बेरेनेसिस की तरफ से कुछ भी बताने के लिए है नहीं यहाँ पे। तो अटर डोमिनेशन जैसे आप देख ही सकते हैं स्कोर लाइन से, मिडफील्ड फुली डोमिनेटेड बाय गुइमारेस। दोनों विंग्स ने ऑपरेट किया, बेरेनेसिस ने ट्राई किया लेफ्ट साइड से। तो ये थोड़ा सा आउटलाइन है। अभी हम इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की बात करें, देखिए 5 गोल हो रहा है, मतलब आप यही एक्सपेक्ट करेंगे ना कि स्ट्राइकर्स या फिर अटैकर्स डोमिनेट करेंगे। लेकिन आप देखिए, नाम देखते जाइए सिर्फ। आगू जो कि डिफेंसिव मिडफील्डर थे, उसके बाद इवेंजेलिस्टा, तापसोबा डिफेंडर, सारे के सारे यहाँ पर टैकल्स में उन्हीं का नाम आ रहा है। बेलेनेंसिस की तरफ से गोंचालो सिल्वा का नाम आ रहा है, इन्होंने सबसे ज़्यादा टैकल्स जीते थे। उसके बाद इंटरसेप्शन के मामले में भी वो हैं नूनो कुएल्हो जो डिफेंडर है, रिबेiro ये भी डिफेंडर हैं, और टेक्सेरा के क्रॉसेस। और बाकी अगर आप देखेंगे पासिंग सक्सेस रेट बता लीजिए, या फिर और भी जो चीज़ें हम डिस्कस करते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं। ठीक है,
आगू बहुत हद तक यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे और यहाँ पे मेरे ख्याल से मैन ऑफ द मैच भी उन्हीं को चूज़ किया गया था इस मैच में। हालांकि यहाँ पर तो टेक्सेरा को दिखाना है क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट दिखाया था मैच में। ठीक है, भले ही गोल करा था अटैकर्स ने, लेकिन इनका इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा था। और यही एक चीज़ थी कि आगू का जो डिस्ट्रक्टिव गेम था, आगू का आप नाम छोड़ दीजिए, मतलब डिफेंसिव मिडफील्डर का जो डिस्ट्रक्टिव गेम था, यहीं पे बेलिनेंसेस की जो मिडफील्ड है जहाँ पे थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ है उनकी, उसको तबाह कर दिया था गुइमारेस ने। और उसके बाद तो उनके पास गोल मतलब वापस देने लायक कोई स्ट्राइकर्स तो वैसे भी नहीं है, तो यही एक चीज़ रही थी। हेड टू हेड में मैं यही मैच कंसीडर कर रहा हूँ। उसके पहले वाला जो मैच हुआ था वहाँ पर 5-1 का स्कोर लाइन हुआ था गुइमारेस की सपोर्ट में, लेकिन वहाँ पे कोचेस अलग थे तो हम छोड़ देते हैं। बाकी वहाँ पर भी सेम ही चीज़ था, डिफेंसिव मिडफील्डर ने अच्छा काम किया था, बेलेंसेस रुक गई थी। बेलेंसेस रुक गई थी कि बेलेंसेस कुछ भी कर नहीं पाई थी, उनको रोकने की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि वो वैसे ही एक वीकर साइड है। अगर दोनों टीमों के लास्ट कुछ मैचेस की बात करी जाए तो ये भी हम पहले कवर कर चुके हैं, मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ। तो गुइमारेस के स्कोर लाइन से आप देख सकते हैं, आप देखेंगे यहाँ पर 1-2 हुआ। ठीक है, क्या हुआ था, डिफेंसिव मिडफील्ड यहाँ पे जो है पेपे यहाँ पे खेल रहे थे, आंद्रे आंद्रे ये जो डिफेंसिव मिडफील्डर्स हैं, साथ में पोहा, ये भी आज के मैच में खेल सकते हैं, देखना होगा क्योंकि आमोआ नहीं खेलेंगे तब इनके जगह पर कौन खेलेंगे यहाँ पर थोड़ा सा डाउट है। तो जो भी हो, तो ये सही खेल गए। उसके बाद दोनों विंग्स जैसा मैंने बताया, यहाँ से खेल रहे थे डेविडसन और यहाँ से बेंच से आए थे टक्सेरा, इन दोनों ने काम कर दिया। तो यही एक चीज़ है, आप देख सकते हैं पाकोस डे फेरेरा ने क्योंकि थोड़ा बहुत इनका प्रॉब्लम में डाला था, क्योंकि इनकी मिडफील्ड जो है इन्होंने थोड़ा बहुत काम तो करा था लेकिन क्वालिटी की कमी है, तो उसी का फ़ायदा यहाँ पर मिल गया था। बाकी अगर आप डिफेंस की बात करेंगे तो डिफेंस उतना ज़्यादा सही नहीं था, हालांकि इनके जो गोलकीपर हैं डॉगलस, ये काफ़ी सही गोलकीपर हैं और यहाँ पे खास कुछ है नहीं बताने लायक। तो यहाँ पे अगर हम इंडिविजुअल, तो रिपोर्ट यही है कि पाकोस ने लेफ्ट साइड से ज़्यादा ट्राई किए थे, होल्डिंग मिडफील्ड यहाँ पर अच्छा था, डिफेंस भी ठीक ठाक था। यहाँ पे दोनों विंगर्स ने बहुत ही अच्छा काम किया, खास करके टेक्सेरा यहाँ पर बेंच से आए थे और लेफ्ट विंग को इन्होंने संभाला था। इंडिविजुअली की बात करी जाए पाकोस, तो यहाँ पे आपको पेद्राव का नाम दिख जाएगा, पेद्राव हेनरी के। पेपे जो सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं गुइमारेस की तरफ से, चाहे आप डिस्ट्रक्टिव गेम की बात करें, कंस्ट्रक्टिव गेम की बात करें, इनका रोल बहुत ज़्यादा होता है, आपको दिखता जाएगा। आप देखो पेपे का पासेस यहाँ पर ज़्यादा, उसके बाद यहाँ पासिंग सक्सेस रेट भी इनके ज़्यादा, क्रॉसेस भी इनके ज़्यादा। आगे जब मैचेस आपको दिखाऊंगा मैं, तब आप इनके जो डिफेंसिव क्वालिटीज़ हैं उनको भी समझ जाओगे। उसके बाद हारीन आते हैं, एक और कंसिस्टेंट मतलब अटैकिंग फुल बैक आप कह सकते हैं। फुल बैक पे खेलते हैं ज़रूर, लेकिन लगातार ऊपर आते रहते हैं, क्रॉसेस निकालते रहते हैं। उसके बाद टोंडेला के अगेंस्ट यहाँ पर उन्होंने आराम से जीत हासिल करा था। फिर से मिडफील्ड में आंद्रे और पेपे का अच्छा परफॉर्मेंस और साथ में पोहा का भी। ठीक है, और दोनों विंग्स ने अच्छा काम किया, हालांकि गोल्स नहीं कर पाए वो, लेकिन ठीक ठाक काम था। तो यही रेसिपी होती है विक्टोरिया की। टोंडेला तो और भी वीकर टीम है तो छोड़ देते हैं। तो पेपे का आप देख सकते हैं, फिर से यहाँ पर सबसे ज़्यादा पास है, सबसे ज़्यादा क्रॉस, और इस बार डेविडसन साथ में थे। अच्छा, स्पोर्टिंग सीपी के अगेंस्ट में देखते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा जो है फाइट हुआ था, थोड़ा सा मुश्किल का सामना करना पड़ा था विक्टोरिया को। तो क्या हुआ था यहाँ पे, स्पोर्टिंग सीपी, अब जैसा कि मैंने कहा था उस वीडियो में भी कि वो जनरली विंग डिपेंडेंट फुटबॉल खेलते हैं, खास करके अकूना और यहाँ से जो राइट साइड में जो भी खेलते हैं उनकी तरफ से। और मिडफील्ड में ये कोशिश यही इनकी होती है कि मतलब बहुत सारे पासेस ये खेलें और स्मॉल पासेस खेलते खेलते, शॉर्ट पासेस खेलते खेलते ऊपर आए, लेकिन यहाँ पर ये करने दिया ही नहीं था गुइमारेस के जो मिडफील्डर्स रहे थे। आप पेपे की बात कर लो, आमोआ की बात कर लो, आमोआ ने एक असिस्ट भी निकाला था, हालांकि रेड कार्ड उनको पड़ा था। और उसके बाद आमोआ के रेड कार्ड के बाद यहाँ पर बेंच से आए थे इवांजेलिस्टा, इन्होंने भी अच्छा फुटबॉल खेला था। तो ये जो दोनों डिस्ट्रक्टिव फुटबॉलर थे, आप देख सकते हो पेपे का रोल यहाँ पर काफ़ी डिफेंसिव था। ठीक है, वो यहाँ पर डिफेंसिव मिडफील्डर के तौर पे खेल रहे थे, तो इसीलिए इस मैच में आप उनकी जो अटैकिंग क्वालिटीज़ है उतना ज़्यादा नहीं देख पाओगे जितना कि आगे वाले मैचेस में आपने देखी होगी। तो इसीलिए सबसे वर्सटाइल फुटबॉलर गुइमारेस की तरफ से पेपे ही हैं। और उसके बाद इवांजेलिस्टा जो कि बेंच से आए थे, उन्होंने भी अच्छा फुटबॉल खेला था। यहाँ पे थोड़ी बहुत गलती कर दी थी डॉगलस ने, नहीं तो हो सकता है कि यहाँ पे 3 पॉइंट लेके ही वापस आते, 10 जन हो गए थे और 2 गलतियाँ भी करी गोलकीपर ने, तब जाके यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ा, नहीं तो यहाँ पर जीत के ही आ सकती थी गुइमारेस की टीम। तो 3 मैचों में आपने देखा 3 गोल कंसीड किए हैं। ठीक है, और 2 टीम उनसे वीकर टीम थी, 1 टीम स्ट्रॉन्गर टीम थी। एक चीज़ तो आपको समझ आ ही गई होगी कि ये उतना जो है क्रिएटिव फुटबॉल उतना ज़्यादा नहीं खेलते हैं। ठीक है, एक मात्र बंदा है पेपे, जिनके पासेस वगैरह आप देख सकते हैं, यही मिडफील्ड को कंट्रोल करते हैं। बाकी कुछ खास पासेस या बात करिए है
या फिर क्रॉसेस की बात करी जाए, पासिंग सक्सेस उतना ज़्यादा प्लेयर्स के हैं नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर भी अगर आप रिपोर्ट देखेंगे तो देखिए डिस्ट्रक्टिव गेम यहाँ पर अच्छा था गुइमारेस की तरफ से। दोनों क्रिएटिव मिडफील्डर्स उनको ब्लॉक कर दिया था बट्टाग्लिया और जो खेल रहे थे मिडफील्ड में स्पोर्टिंग की तरफ से। विंग प्ले अच्छा था। आमोआ ने सबसे ज़्यादा फाउल ड्रॉ करे, तो डिफेंसिव मिडफील्डर जो थे पेपे के यहाँ पर पासेस ज़्यादा और क्रॉसेस यहाँ पर काफ़ी कम हो गए थे। जैसे मैंने बताया कि अटैकिंग मोड पे ज़्यादा आ नहीं पाए थे, लेकिन फिर भी चलिए 6 क्रॉसेस खराब नहीं है। और उसके बाद हैनिन आपको हमेशा ही ये मतलब क्रॉसेस वगैरह में आते हुए दिखेंगे। बेलेंसेस की बात करी जाए तो जैसे मैंने बताया काफ़ी डिफेंसिव टीम है और होना ही पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन इनके पास ज़्यादा होते नहीं है स्ट्राइकिंग जोन में। एक इनके मेन स्ट्राइकर हैं वो है लीचा, जो कि मेरे ख्याल से पिछले मैच में उनको गोल नहीं मिला था। और एक और जो अटैकिंग चीज़ वो करते हैं वो है दोनों फुल बैक्स या विंग बैक्स जो भी आप कह लो, उनका इस्तेमाल ये काफ़ी अच्छा करते हैं, ठीक है। पिछले मैच में भी नील्टन जो खेल रहे हैं उनको एक असिस्ट मिला था। एस्गायो इनके मेन अटैक के जो है सेंटर पॉइंट में रहते हैं, इन्हीं के इर्द गिर्द अटैक घूमते रहता है, ठीक है, राइट साइड से। तो आप देख सकते हैं हालांकि यहाँ पे वो गोल नहीं कर पाए थे, लेकिन मिडफील्ड में ब्लॉक कर दिया था, रोक दिया था। इनके पास भी एक दोनों अच्छे मिडफील्डर्स हैं, ब्लॉकिंग वगैरह अच्छे कर लेते हैं। एक तो है शॉ और दूसरा है आंद्रे सैंटोस, ठीक है। तो अभी देखना होगा इंडिविजुअल क्वालिटी में कौन कितना आगे रहता है। बाकी ये दोनों भी काफ़ी अच्छे इन्वॉल्व रहते हैं। तो डिफेंसिव क्वालिटीज़ अच्छी रही थी बेलेंसेस की। अगर आप इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की बात करें तो शॉ के देखिए आप सबसे ज़्यादा टैकल्स, उसके बाद आंद्रे सैंटोस, एस्गायो जिनकी इंटरसेप्शन ज़्यादा थे। पासेस वगैरह की बात करी जाए तो एस्गायो का नाम आपको दिख जाएगा। उसके बाद दूनो कोयल हो आकाश यहाँ पर हैं, और एस्गायो के सबसे ज़्यादा पासिंग सक्सेस भी बेलेंसेस की तरफ से भरेला के काफ़ी रॉस से। भरेला काफ़ी एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, सेंट्रली भी आ सकते हैं। जनरली वो विंग पे खेलते हैं और एक मतलब जेन्युइन विंगर आप कह सकते हैं उनको। कट करना, डॉज करना और क्रॉसेस वगैरह निकालना, ये सब वो करते रहते हैं। रियो आवे के अगेंस्ट में यहाँ पर भी वही सेम कहानी, एक स्ट्रॉन्गर ओपोनेंट को रोक दिया, ठीक है। याद रखना ये जो रियो आवे की टीम है और यहाँ पर आप फामालिचाओ देख रहे हैं, दोनों ही साइड्स जो है बेलेंसेस से ऊपर वाली टीमें रही हैं, ठीक है। दोनों ही टीमों को उन्होंने रोक दिया, गोल भी नहीं करने दिया। फिर से वही सेम चीज़। मोडेरा इनके गोलकीपर जो है ये काफ़ी सही गोलकीपर है, मतलब बहुत ही अच्छी इनकी डिफेंसिव क्वालिटीज़ हैं। बाकी डिफेंस ने भी अच्छा काम किया। और मिडफील्ड जैसे मैंने बताया आंद्रे सैंटोस और यहाँ पर नूनेस खेल रहे थे शायद, और आंद्रे सैंटोस यहाँ पर शो नहीं थे। अटैक में प्रॉब्लम्स हैं, ये तो कोई मतलब हाइड करने वाली बात नहीं है, लेकिन डिफेंसिवली ये काफ़ी सही प्लेयर, सही टीम रही है। रियो आवे की तरफ से भी जो मैन ऑफ द मैच रहे वो मिडफील्ड से ही रहे, डिफेंसिव मिडफील्डर, मतलब मिडफील्ड में काफ़ी काम करना पड़ा, ये तो आप समझ ही सकते हो। रियो आवे के पास 71% बॉल पोजीशन था, फिर भी जीतने नहीं दिया। होल्डिंग मिडफील्डर सैंटोस और गोलकीपर जो मोडेरा है उन्होंने काफ़ी अच्छा फुटबॉल खेला। नूनो पीना और यहाँ पर ये फाउल वगैरह रहे हैं, वरेला की इंटरसेप्शन, क्रॉसेस के मामले में यहाँ पर ज़्यादा कोई थे नहीं। आखिरी मैच आवेश उनके अगेंस्ट यहाँ पर जीत हासिल करी थी, और यहाँ पर भी आप देखो गोल कंसीड नहीं किया। मतलब पिछले 3-4 मैचों में ना बेलेंसेस गोल कंसीड नहीं करी है, ये इनके लिए एक बहुत बड़ी पॉजिटिव चीज़ है, ठीक है। मुझे लगा है वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड टीम्स रही है पोर्तुगीज सर्किट में बेलेंसेस की टीम, जिनको उतना लोग देखते नहीं हैं, लेकिन ये डिफेंसिवली काफ़ी ऑर्गेनाइज टीम है। चाहे आप उनकी डिफेंसिव मिडफील्ड की बात कर लें या फिर सेंट्रल डिफेंस की बात कर लें, इनके गोलकीपर भी काफ़ी अच्छे हैं। सिर्फ स्ट्राइकिंग पावर, क्रिएटिविटी की कमी की वजह से ये थोड़ा पीछे रह जाते हैं। जैसे मैंने बताया कि लीचा को छोड़कर इनके कोई पॉजिटिव स्ट्राइकर है नहीं। तो यहाँ पर जो हुआ था फिर से आप देख सकते हैं मिडफील्ड में सैंटोस और सो ने यहाँ पर अच्छा काम किया। डिफेंस भी काफ़ी अच्छा रहा। थिबांग फेटे एक और इम्पॉर्टेंट प्लेयर, ज़्यादा मैचेस ये खेले नहीं हैं, लेकिन जब भी खेलते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। इस्गायो और मिल्टन जो है ये तो विंग बैक खेल ही लेते हैं, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर ये अपने आप को फुल बैक में कन्वर्ट कर लेते हैं, और थिबांग फेटे जो हैं ये डिफेंस से आ जाते हैं सेंट्रल मिडफील्ड में, ठीक है। तो आपको दिख रहा है कि दोनों सेंट्रल मिडफील्डर्स हैं, लेकिन थिबांग फेटे अगर खेलते हैं तो आपको 3 सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्डर्स को क्रॉस करना पड़ता है। तो ओपोनेंट के लिए काम और भी मुश्किल हो जाता है इनके अगेंस्ट में गोल करना। वैसे भी यहाँ पर आवेश की टीम थी, ज़्यादा कुछ है नहीं बताने लायक, ठीक है। आवेश की डिफेंस ने भी ठीक ठाक ही काम करा था। बेलेंसेस यहाँ पर बहुत ही अच्छी टीम थी, लेकिन क्योंकि पॉजिटिव स्ट्राइकर्स यहाँ पर नहीं थे इसलिए ज़्यादा गोल हुआ नहीं। यही अगर गुइमारेस की टीम अगर यहाँ पर होती तो हो सकता है कि ये 5-6 गोल कर देते। गुइमारेस की टीम की यही एक मतलब चीज़ है। आगे मैं और भी डिटेल में समझाता हूँ आपको। बोथ द होल्डिंग मिडफील्डर्स वी आर गुड, विंग बैक्स या विंगर्स आप जो भी कह लो, विंगर्स भी आप कह सकते हो। भरेला जो कि विंगर है, अच्छा काम किया।
आवेश की डिफेंस भी यहाँ पर अच्छे नहीं थे, उनके गोलकीपर ने हालांकि एक ऑन गोल कर दिया था, नहीं तो ठीक ठाक चल रहा था मैच। इस गायों के सबसे ज़्यादा टैकल्स, सेंटोस की सबसे ज़्यादा पासेस, और वरेला जैसे मैंने बताया एक पॉजिटिव विंगर हैं, उन्होंने क्रॉसेस निकाले। तो एक बार रिकैप कर लेते हैं कि दोनों टीमों के बारे में हमने क्या क्या समझा है। पहले मैं बात करता हूँ विक्टोरिया की तरफ से, डिस्ट्रक्टिव फुटबॉल खेलते हैं ये, कभी भी हम कितना गोल कंसीड कर रहे हैं उस तरफ नज़र नहीं रखते हैं, इनकी मेन टारगेट होती है गोल करना, ठीक है। हालांकि उससे पहले वो अपने मिडफील्ड को संभालने की कोशिश करते हैं। पेपे इनके टीम के दी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। अगर अब इनकी मैच की कंट्रोल की करने की बात करें तो पेपे ही होते हैं जो डिफेंसिव क्वालिटीज़ भी अच्छा पोजेस करते हैं और अटैकिंग वाइज भी अच्छा जाते हैं। और इनके डिस्ट्रक्टिव फुटबॉल में इनके जो डिफेंसिव मिडफील्डर्स होते हैं, चाहे अमोआ की बात कर लें, चाहे आंद्रे आंद्रे की बात कर लें, या फिर इवांजेलिस्टा, ये सारे ही इनके ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डिस्ट्रक्टिव फुटबॉल की तरफ से। और बाकी इनकी स्ट्रेंथ अगर है तो ये है इनकी विंग प्ले। इनके दोनों फुल बैक्स जो भी खेलते हैं, हैरिन हो या फिलाए सैको हो, जो भी हो, वो काफ़ी इन्वॉल्व रहते हैं अटैकिंग मेंटालिटी में। बाकी इनकी जो डिफेंस है, सेंट्रल डिफेंस, यहाँ पे थोड़ी बहुत इश्यूज़ हैं, और गोल कीपिंग में भी थोड़ी बहुत इश्यूज़ हैं। बिलियंसेस की बात करी जाए, इनके लिए मेन और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है उनके अटैकिंग स्ट्राइकर, पॉजिटिव स्ट्राइकर की कमी। इसकी वजह से वो ज़्यादा गोल तो कर नहीं पाते हैं, लेकिन बड़े बड़े टीमों को वो रोक देते हैं। आपने देखा पिछले 3 मैचों में उन्होंने एक भी गोल कंसीड नहीं करा है। वो अलग बात है कि वो खुद गोल नहीं कर पाए हैं। इनकी जो मेन स्ट्रेंथ है वो उन है होल्डिंग मिडफील्ड। आंद्रे सैंटोस और शो इनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सेंट्रल डिफेंस में भी कुछ बहुत ही क्रिएटिव फुटबॉलर हैं। थीबा फेटे का मैंने बताया, इसके सिवा भी आपने देखा नूनो कोएल हो, और दोनों विंग बैक्स इनके लिए मतलब लगातार ऊपर नीचे करते रहते हैं। अटैक में भी यही जाते हैं, डिफेंसिव क्वालिटीज भी इनकी काफ़ी सही है, और इनकी गोलकीपर भी काफ़ी अच्छे हैं जो मोडेरा है। तो ये बाकी इनके लिए जो अगर स्ट्राइकर की बात करी जाए तो एकमात्र लीचा का ही आप नाम कह सकते हो। बाकी पॉजिटिव स्ट्राइकर्स की इस टीम में काफ़ी कमी है। तो यही है ओवरऑल समरी। सेट पीस टेकर्स की बात करी जाए, गुइमारेस की तरफ से आंद्रे आंद्रे जो कि खेल नहीं रहे, टक्सेरा और इवांजेलिस्टा फ्री किक लेते हैं, और टेक्सेरा पेनल्टी भी लेते हैं, और एडवार्ड्स भी कभी कभार ले लेते हैं। और बेरेनेस की तरफ से भरेला, लीचा, इसगायो ये फ्री किक टेकर्स हैं, और लीचा इसगायो पेनल्टी टेकर। यहाँ पर कुछ स्टैटिस्टिक्स हैं। अब मैं आपको मेरा प्रेडिक्शन बता देता हूँ कि मैं क्या किस तरह से सोच रहा हूँ इस मैच में क्या हो सकता है। सही है। देखिए आज का जो मैच है दोनों डिफरेंट मेंटालिटी की टीम के अगेंस्ट में है। एक डिफेंसिव मेंटालिटी की टीम और एक डिस्ट्रक्टिव फुटबॉल खेलने वाली टीम। तो अगर पेरेनेंसेस के सपोर्ट में कुछ होना है तो उनको विक्टोरिया को मिडफील्ड में ही रोकना पड़ेगा, ठीक है। मिडफील्ड में ही उनको रोक के जो विंग के लिए सप्लाई लाइन है उसको पूरी तरह से बंद करना पड़ेगा। और उसके बाद अगर एक आध गोल सेट पीस से हो या फिर कैसे भी हो आ जाए तो वही उनके लिए बोनस है। और अगर नहीं भी आए तो अगर वो फिर से 0-0 ड्रॉ रख के आ पाए तो भी उनके लिए चलेगा, अवे मैच है उनके लिए वैसे भी, ठीक है। तो यही एक मेंटालिटी मुझे लगता है बेलेंसेस की तरफ से होना चाहिए। तो बेलेंसेस की तरफ से ऐसे प्लेयर्स को आप ज़रूर रखना जो कि डिफेंसिव मिडफील्ड में खेलेंगे, ठीक है। तो ऐसे प्लेयर्स की जो स्टैटिस्टिक्स होगी इनको नज़र रखना, मतलब जो टैकल्स वगैरह करते हों, अगर आप ड्रीम 11 में खेल रहे हैं जो पासेस वगैरह ज़्यादा करते हों, ऐसे प्लेयर्स, ठीक है, क्रॉसेस वगैरह, असिस्ट वगैरह ऐसे। और गुइमारेस की तरफ से बात करी जाए, उनकी क्योंकि मेंटालिटी अटैकिंग ही है तो पासेस वगैरह उनसे आप ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते एक्सेप्ट फॉर पेपे। अब पेपे तो आपके टीम में है ही, लेकिन उसके बाद खेल आगे जाएगा या नहीं जाएगा वो डिपेंड करता है कि आप बेलेंसिस की तरफ से कैसा परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर बेलेंसिस की तरफ से आप ज़्यादा डिफेंसिव माइंडेड फुटबॉलर ले रहे हैं तो आपका सोच यही होना चाहिए कि गुइमारेस आज के मैच में खास कुछ कर नहीं पाएगी, और हो सकता है वो और भी जो बड़े बड़े टीमों को बेलेंसिस ने रोका है उसी का एक एग्जाम्पल वो बन जाए, मतलब उनको भी रोक देगी ऐसा कुछ, ठीक है। ये स्टैटिस्टिक्स आप थोड़ा सा वीडियो पॉज करके देख लेना, मैं डिक्टेट नहीं कर रहा। डिफेंसिव पॉइंट्स में मैं यहाँ पर आप अच्छा एक चीज़ आप नोटिस कर सकते हो। देखो विक्टोरिया की तरफ से हाईएस्ट गोल स्कोरर टेक्सेरा है, इसके सिवाय भी और भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं इन्होंने 7 गोल 6 गोल करा है। बेलेंस की तरफ से है लीचा, और उसके बाद डायरेक्टली भरेला, और उसके बाद ज़्यादा कोई नाम नहीं है, ठीक है। एक आध गोल किसी ने करा होगा तो उसके बारे में ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं। एसिस्ट की बात करी जाए तो यहाँ पर भी दुआर्ते एडवार्ड्स का नाम आपको दिख जाएगा, जबकि बेलेंस के होकर 1-2 से ज़्यादा एसिस्ट किसी का भी नहीं है। ये कुछ डिफेंसिव पॉइंट्स हैं। फेलाए सैको आज के मैच में कमबैक करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, अटैक में भी जा सकते हैं और डिफेंसिव क्वालिटीज़ भी इनकी काफ़ी अच्छी है, इन पर ज़रा नज़र रखना। और बेरेनेस की तरफ से आपको शो का नाम कई बार दिख जाएगा, खास करके डिफेंसिव चीज़ों में।
अब देख सकते हो फाउल्स ड्रॉ करना भी इनके, फाउल्स कमिट करना भी इनका ही काम होता है। तो ये सब चीज़ें हैं, ये थोड़ा सा पॉज करके देख लेना। और पेपे जैसे मैंने बताया, पासिंग सबसे ज़्यादा इनका, पासिंग एक्यूरेसी भी सबसे ज़्यादा इनके। और यहाँ पर आप देख सकते हो इंटरसेप्शन में भी आगे रहते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। क्रॉसेस में भी सबसे ऊपर 7.8 क्रॉस पर मैच, तो यही है। ठीक है, अभी एक बार देख लेते हैं दोनों टीम की पॉसिबल लाइनअप्स और फॉर्मेशंस। तो एक चेंज जो दो चेंज हो सकते हैं। एक तो अमोआ आज के मैच में नहीं खेलेंगे, उनके जगह पर इवांजेलिस्ट आ सकते हैं, और गार्सिया के जगह पर सैको। बाकी कोई चेंज की एक्सपेक्टेशन मुझे नहीं है। बोंदारेंग को मेरे ख्याल से आज के मैच में कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि पेत्राव मेरे ख्याल से थोड़े बहुत इंजर्ड है। और बाकी आप इनकी टीम देख के ही समझ सकोगे कि ये काफ़ी अटैकिंग अप्रोच के साथ आ रहे हैं। डेविडसन, टेक्सेरा, इवन एडवार्ड्स भी विंग पे खेल सकते हैं, तो तीनों ही अटैकिंग थर्ड को कंट्रोल करेंगे। दुआर्ते थोड़ा सा मतलब उतना पॉजिटिव नंबर 9 नहीं है, ये थोड़ा सा नीचे खेल के आने भी पसंद करते हैं, तो इसीलिए असिस्ट वगैरह भी आप इनसे एक्सपेक्ट कर सकते हो। पासिंग भी ठीक ठाक कर लेते हैं, लेकिन मेन इनके ये तीन ही प्लेयर होंगे, डेविडसन, एडवार्ड्स और टेक्सेरा। और पेपे तो ऑफकोर्स है ही। और दूसरी तरफ से अगर आप बेलेनेसिस की तरफ से बात करेंगे, तो वरेला और यहाँ से इस्गायो, ये दोनों विंग को संभालेंगे। मिल्टन भी कभी कभार आ जाते हैं विंग बैक से, ये डायरेक्टली डिफेंसिव माइंडेड फुटबॉलर हैं, लेकिन कभी कभार आप ये भी ऊपर आ जाते हैं। इनके जो तीनों डिफेंडर्स हैं, फेटे, नूनो कोएल्हो और सिल्वा, इनमें से फेटे का बारे में मैंने बताया, ये कभी भी सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्ड में आ सकते हैं सैंटोस और सो के साथ। और तीन सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्डर्स का जो है फॉर्मेशन बना सकते हैं, और ओपोनेंट के लिए और भी काम को मुश्किल बना सकते हैं। ठीक है, अभी एक बार देख लेते हैं मेरी ड्रीम 11 की टीम और किस तरह से आप हालात में सोच सकते हो। तो इस तरह से आप सोच सकते हो ड्रीम 11 में। मेरा एक्सपेक्टेशन यहाँ पर इस मैच में, इस टीम में मैंने यही रखा है कि गुइमारेस जीतेगी। ऑफ कोर्स वो फेवरेट टीम है, और बेलेडेंसेस भी गोल करेगी, क्योंकि गुइमारेस उतना ज़्यादा वो अपने क्लीन शीट की तरफ नज़र नहीं रखते हैं। तो बेटर गोलकीपर दोनों टीमों में से जो है उसको भी इन्हें रखा है, और गोंचालो सिल्वा, जिनके काफ़ी सारे डिफेंसिव पॉइंट्स आपको मिलेंगे, इसीलिए रखा है हैनिन और सैको, क्योंकि ये दोनों अटैक में भी आ सकते हैं। मेरे को यहाँ पर पेपे को लेना था, लेकिन मैं ले नहीं पाया, क्योंकि मिडफील्ड में इस गायों को यहाँ पर रख दिया है, और अंदर सेंटोस और शो, इन दोनों को मेरे को रखना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों का इन्वॉल्वमेंट काफ़ी ज़्यादा होगा। आप चाहो तो इन दोनों में से किसी एक के जगह पेपे को रख सकते हो, इनकी असिस्ट पोटेंशियल भी काफ़ी सही है। और मैंने कोशिश करा है अपने सारे अटैकर्स को रखने की, क्योंकि वैसे ही मिडफील्ड में मेरे का स्पेस तो है नहीं। तो डेविडसन को रखा है, जोआओ टेक्सेरा, मार्कस एडवर्ड्स और दुआर्ते, क्योंकि और कोई बेटर ऑप्शन मेरे पास है नहीं। आप चाहो तो वरेला को रख सकते हो, लेकिन वेरेला से मुझे दुआर्ते बेटर ऑप्शन लग रहे हैं। बड़ी लीग में ना एक विंगर को छोड़ देना, ठीक है, किसी एक साइड से जनरली आप अटैक सोचते हो, दोनों साइड से नहीं होते हैं, तो एक विंगर को छोड़ के पेपे को ले लेना। और पेपे का नाम आपको इस नाम से मिलेगा यहाँ पे, ये जो है फिलिपे रोड्रिगेज, पेड्रो फिलिपे रोड्रिगेज, यही पेपे हैं आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर, आपको पता ही होगा। और जब बात डिस्ट्रक्टिव गेम की आती है, जहां पर आप 0-0 या फिर 1-0 जैसे स्कोर लाइन एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो वहां पे आप इवांजेलिस्टा को भी रख सकते हो अपने टीम में। इवांजेलिस्टा और पोहा में से जो भी खेलते हैं उनको, बेसिकली इवांजेलिस्टा ही मोस्ट प्रोबेबली खेलेंगे, तो इनको आप रख सकते हो। ठीक है, और अगर आप हाला प्ले में खेल रहे हो, तो ऑफकोर्स पेपे को रखना, इवांजेलिस्टा को भी रखना, और सो, आंद्रे सैंटोस, इन चारों को रखकर चलना। इवांजेलिस्टा को आप एक बार के लिए फिर भी छोड़ सकते हो, लेकिन ये तीनों को जरूर रखना। और यहाँ से इस्गायो, और डिफेंस में हैरिन, सैको, क्योंकि ये आपके क्रॉसेस वगैरह के पॉइंट्स देंगे। गोंचालो सिल्वा, नूनो कोएल्हो में से कोई एक। ठीक है, और अटैकिंग वाइज जो विंग्स वगैरह हैं गुइमारेस की तरफ से, ये सब प्लेयर्स को ले लेना है। और कैप्टन के चॉइसेस कौन होंगे, ये आप किस तरह का मैच सोच रहे हो उसके ऊपर ही आपका डिपेंड करेगा। अगर आप बहुत ज़्यादा गोल एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो हो सकता है डिफेंडर्स का ज़्यादा आपको फायदा ना मिले, ये ध्यान पे रखना। तो ये रही मेरी सारी एनालिसिस और ऑब्जर्वेशन। अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और शेयर करना दोस्तों के साथ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। लास्ट में बहुत सारी अपडेट्स वहाँ पे आ जाती हैं, और फॉर्मेशन वगैरह भी वहाँ पर शेयर होता रहता है। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस मैच, एंड गुड बाय फॉर नाउ।